हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल के फंडे में। आज हम आपके साथ 2019 एसएससी जेईई मेंस का सिविल इंजीनियरिंग का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो हमको दिया हुआ था। करेक्ट लेंथ हमको अब चेन की पता थी और रॉन्ग लेंथ हमको चेन की गिवन हुई थी कि वो हमारी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो वो हो जाएगी 20.1 मीटर। जो इनकरेक्ट लेंथ से हमने चेन लाइन की मेज़रमेंट की थी वो हमारी कैलकुलेट करने पे 250 मीटर आई थी। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा कि जो इनकरेक्ट लेंथ होती है चेन की, उसमें हम इनकरेक्ट लेंथ जो हमने मेज़र की है उसका मल्टीप्लिकेशन हमारा होता है राइट लेंथ ऑफ चेन इनटू राइट लेंथ ऑफ जो हमारी मेज़रमेंट करने पे आएगी। तो हमको यही फाइंड करना था राइट लेंथ मेज़रमेंट करने पे क्या आएगी। तो हमने रॉन्ग इंटू रॉन्ग इक्वल टू क्या होता है राइट इंटू राइट, ये सॉल्व करने पे हमारा आ गया था। इन राइट लेंथ हमारी आ गई थी सॉल्व करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था वो हमारा था इंटीरियर एंगल हमको फाइंड करना था। तो लाइन हमको दी हुई थी ABPC CD D और EA, और इनकी हमको 4 बेरिंग्स पता थी। तो सबकी 4 बेरिंग हमको पता थी, तो सबकी हम बैक बेरिंग फाइंड कर लेंगे 180 प्लस करके या 180 माइनस करके, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसके बाद ये हमने फिगर से शो किया हुआ है इसको। एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं कि अगर हमको लाइन AB की हमको मतलब एंगल A हमको अगर कैलकुलेट करना है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लाइन EA है उसकी बैक बेरिंग में से लाइन AB की 4 बेरिंग को माइनस कर देंगे, तो हमारा एंगल A कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ये फार्मूला लिखा भी है हमने कि एंगल हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस 4 बेरिंग ऑफ करंट लाइन। तो इसी तरह से एंगल B हमारा क्या हो जाएगा, लाइन AB की हमारी बैक बेरिंग माइनस लाइन BC की हमारी 4 बेरिंग। तो इस तरह से हमने सारे एंगल्स कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाए हुए हैं। इन सभी एंगल्स का सम हमारा कितना आ रहा था 540 डिग्री, और जो 5 साइड सबका हमारा कोई भी फिगर होता है उसकी इंटरनल एंगल्स का सम हमारा क्या होता है 540 डिग्री होता है। तो इसमें कोई भी करेक्शन भी अप्लाई नहीं होना था, ये हमारा सही था, मतलब जो भी सॉल्व हो करके आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था हमको, जिसमें कि परचेज़ वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ कार हमको दी हुई थी 5 लाख रुपीज़, स्क्रैप वैल्यू हमको गिवन थी और हमको लाइफ गिवन थी 10 ईयर्स, और हमको स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ करते हुए डेप्रिसिएशन फाइंड करना था। तो फार्मूला हमारा क्या होता है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन में, इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल जो लाइफ है उसकी ऑब्जेक्ट जो भी है। तो 5 लाख हमारी इनिशियल थी वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू हमने माइनस करके हमारा पर ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद बुक वैल्यू हमसे पूछी गई थी कि 5 ईयर बाद बुक वैल्यू क्या होगी। तो ये क्या हो जाता है हमारा कि इनिशियल वैल्यू में से हम क्या कर देते हैं, जिस भी ईयर की हमसे बैक वैल्यू बुक वैल्यू पूछ रहा है उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पर ईयर डेप्रिसिएशन से, और उसको माइनस कर देते हैं। तो हमारी उस ईयर के बाद कितनी बुक वैल्यू होगी वो हमारी कैलकुलेट होकर के आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा सॉइल मैकेनिक्स का पूछा गया था, जिसमें कि हमको सबसे पहले तो परसेंटेज वॉइड हमको सैंड का गिवन था 34%। इसके बाद हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता थी, लूज ड्राई मास हमको दिया हुआ था 1610 ग्राम्स, डेंस ड्राई मास हमको गिवन था, और इसको 1 लीटर के एक कंटेनर में रखा जा रहा था, और हमको डेंसिटी इंडेक्स फाइंड करना था। तो सबसे पहले तो हमको वॉइड परसेंटेज गिवन था क्वेश्चन में। वॉइड परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये हमको टोटल वॉल्यूम में दिया हुआ था, इसमें आपको वॉइड रेशियो से कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमको पोरोसिटी गिवन थी क्वेश्चन में। क्योंकि जो वॉइड रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, लेकिन यहाँ पर हमको परसेंटेज दिया हुआ है वॉइड्स का, तो वो मतलब हमको टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दिया है। तो पोरोसिटी हमको पता थी, तो सबसे पहले तो हमने जो हमारा इन सिटू वॉइड रेशियो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद रो डी मैक्सिमम हमको दिया हुआ था 1980 ग्राम हमारा वेट था, और उसमें हमने जब वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा रो डी मैक्सिमम आ गया था, और रो डी मिनिमम ऐसी तरह से हमने फाइंड कर लिया था। अब जब ड्राई डेंसिटी हमारी मैक्सिमम होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो इस वॉइड रेशियो होता है वो मिनिमम होता है, तो वो यहाँ हमने शो भी किया हुआ है। और जब हमारा
ड्राई डेंसिटी हमारी मिनिमम होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो वॉइड रेशियो होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। तो ये हमने यहाँ पे शो करके, उसके बाद ये फार्मूला हमारा होता है रो डी मैक्सिमम का, जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 + आई मिनिमम। तो इसको सॉल्व करते हुए हमने ई मिनिमम की वैल्यू फाइंड कर ली, ई मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड कर ली, और उसके बाद डेंसिटी इंडेक्स हमारा ई मैक्स माइनस सी अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम होता है, जो कि सॉल्व करने पे हमारा आया 46.13%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, सबमर्ज शार्प क्रेस्टेड वेयर का हमारा क्वेश्चन था, जिसमें कि हमको क्रेस्ट हाइट हमको पता थी एच, कैपिटल एच 0.81 मीटर, विथ हमको पता थी 3.15 मीटर। अप स्ट्रीम में जो हमारी डेप्थ थी वाटर की वो हमको गिवन थी 1.26 मीटर, और जो डाउन स्ट्रीम में डेप्थ थी हमारी वो हमको गिवन थी 0.93 मीटर। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सबमर्ज शार्प क्रेस्टेड वेयर होता क्या है हमारा। अगर जो ये डाउन स्ट्रीम वाली डेप्थ है हमारी y2, ये अगर हमारी क्रेस्ट हाइट से ज़्यादा होती है तो ये हमारा क्या बनता है, सबमर्ज शार्प क्रेस्टेड वेयर बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, डाउन स्ट्रीम में डेप्थ हमारी कितनी दी हुई है 0.93 मीटर, और क्रेस्ट हाइट हमारी दी हुई है 0.81 मीटर। तो मतलब डाउन स्ट्रीम डेप्थ हमारी ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबमर्ज क्रेस्ट वेयर हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं कि ये जो सबसे पहले तो अप स्ट्रीम डेप्थ और डाउन स्ट्रीम डेप्थ का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कैलकुलेट होता है एज अ फ्री वेयर की तरह कैलकुलेट होता है। तो वो हमने क्या लिखा है Q1, और जो Q2 होता है वो हमारा क्या होता है, जो क्रेस्ट वेयर से लेकर के डाउन स्ट्रीम डेप्थ के बीच में जो हमारा डिस्चार्ज फ्लो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, Q2 होता है। तो सबसे पहले तो ये H1 और H2 हमने फाइंड कर लिया है कि जो डाउन अप स्ट्रीम में जो हमारी वाटर डेप्थ थी उसमें से हमने क्रेस्ट वेयर की हाइट माइनस करके H1 H2 फाइंड कर लिया है। फिर Q1 हमारा, ये हमने आपको बताया ही कि जो अप स्ट्रीम डेप्थ और डाउन स्ट्रीम डेप्थ दोनों के डिफरेंस से जो हमारा डिस्चार्ज मेजरमेंट होगा वो ऐसे हमारा फ्री वेयर की तरह कैलकुलेट होता है। तो उसका फार्मूला यूज़ किया है हमने यहाँ पे 2/3 CD1 इंटू एल इंटू √2G H⁻³ एच हमारा क्या है, वही डिफरेंस H1 माइनस H2। तो इसको कैलकुलेट करते हुए हमने Q1 फाइंड कर लिया है, और इसी तरह से Q2 हमारा क्या हो जाएगा, क्रेस्ट हाइट और जो हमारा डाउन स्ट्रीम की डेप्थ है उन दोनों के बीच का जो डिस्चार्ज मेजरमेंट है उन दोनों को हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे जो फार्मूला हमारा यूज़ होगा वो CD2 इंटू एल इंटू H2 क्या है हमारा, जो अप स्ट्रीम में डेप्थ है हमारी क्रेस्ट वेयर के ऊपर की H2 इंटू √2G टाइम्स H1 माइनस H2। तो ये कैलकुलेट हमने कर लिया, और उसके बाद डिस्चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्चार्ज Q इक्वल टू Q1 + Q2, जो कि हमने कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा था, कन्फाइंड एक्वीफर का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि वेल डायामीटर हमको गिवन था 30 सेंटीमीटर, और कन्फाइंड एक्वीफर की स्ट्रेनर लेंथ हमको दी हुई थी 15 मीटर, ड्रॉडाउन हमको दिया हुआ था मेन वेल का 3 मीटर, इफेक्टिव साइज़ हमको D10 दिया था 0.2 mm, और उसके लिए हमको K की वैल्यू भी गिवन थी, और रेडियस ऑफ ड्रॉडाउन हमको दिया हुआ था 150 मीटर। तो जो कन्फाइंड एक्वीफर के फॉर्म केस में हमारा जो फार्मूला यूज़ होता है वो फार्मूला हमने पहले तो लगाया है यहाँ पे, और उस फार्मूले को लगाते हुए जो स्ट्रेनर लेंथ है उतनी ही हम ये इसकी विथ कैलकुलेट करते हुए बी यहाँ पे हमने रख दिया है 15 मीटर, के की वैल्यू हमको गिवन थी, ड्रॉ डाउन हमको पता था मेन वेल का 3 मीटर है, इसको कैलकुलेट करते हुए हमने डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा डैम का दिया हुआ था, जिसमें हमको डैम की टॉप विथ हमको दी हुई थी 1 मीटर, बॉटम विथ हमको पता थी 8.25 मीटर, अप स्ट्रीम फेस जो है हमारा वो वर्टिकल ना हो करके 1 हॉरिजेंटल टू 10 वर्टिकल के स्लोप पे गिवन था, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस हमको पता थी, और यहाँ पे हमको बताना था ओवर टर्निंग में क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है, ओवर टर्निंग और स्लाइडिंग के लिए हमको चेक करना था। तो सबसे पहले तो इसका ये फिगर हमने शो करके दिखाया हुआ है कि ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर ये भी हो जाएगा। टोटल डेप्थ हमको बॉटम में पता थी 8.25 मीटर, तो ये 8.25 मीटर पूरी हो जाएगी। अब ये हमारी डेप्थ कितनी थी, 10 मीटर थी, तो 10 मीटर से हमने यहाँ पे ये इसकी बॉटम विथ ये वाली कैलकुलेट कर ली, तो 1 मीटर आ जाएगी, तो ये बची हुई हमारी विथ हो जाएगी 6.25 मीटर। तो सबसे पहले तो सेल्फ वेट ऑफ हमने डैम हमने कैलकुलेट किया हुआ है W1, इसको हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक करके
सेल्फ वेट ऑफ डैम कैलकुलेट किया है। तो W1 ये हमारा जो पहला ट्रायंगुलर पार्ट है इसका सेल्फ वेट है। तो इसको कैलकुलेट करने पे हमारा ये क्या है, एक ट्रायंगल है, इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया है और कंक्रीट का बना हुआ है तो कंक्रीट के गामा से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, इन सब का मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं टो के अबाउट। तो टो के अबाउट हमने यहाँ पे ये कहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसकी हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली है। तो 6.25 + 1 प्लस ये हमारा जो ट्रायंगल है यहाँ पे ये क्या होगा, अपने बेस से 1/3 हाइट पर एक्ट कर रहा होगा, तो 1/3 ये ऐड कर दिया है। उसके बाद W2 हमारा ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इसका सेल्फ वेट है, ये हमने कैलकुलेट किया है और फिर यहाँ पे x2 बार हमने कैलकुलेट किया हुआ है। W3 हमारा ये जो नेक्स्ट ट्रायंगुलर पार्ट है इसको हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाया हुआ है और इसकी 2/3 हाइट पर हमारा ये एक्ट कर रहा होगा, ये आपको पता होगा कैलकुलेशन। तो x3 बार हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद अगर ये अप स्ट्रीम जो फेस है हमारा, अगर ये वर्टिकल होता केवल, तो यहाँ पर वाटर का केवल हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक्ट करता, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, एट स्लोप पे है, 1:10 की स्लोप पे है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वाटर का वर्टिकल प्रेशर भी एक्ट करेगा हमारा। तो सबसे पहले तो वर्टिकल फोर्स हमने निकाला है ये वाटर का, ये हो जाएगा हमारा 1/2 ऑफ 10 जो हमारी ये हाइट थी डैम की, इंटू 1 इंटू 9.81 हमारा जो गामा W हमको दिया था। तो ये हमने सबसे पहले तो वर्टिकल फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट किया हुआ है। उसके बाद ये हमारा कितनी डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा होगा वो हमारा कैलकुलेशन है कि 7.25 तो ये था ही हमारा, इंटू 1 इंटू 2/3 क्योंकि ये यहाँ ऊपर हमारा एक्ट कर रहा होगा। तो ये हमारा कैलकुलेट करने पे इतना आ गया। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा क्या है होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स ये एक इस तरह से ये बनता है गामा, ये जो शो किया हुआ है हमारा गामा WH हमारा होता है जी, टॉप पर हमारा 0 होता है, बॉटम पर हमारा गामा WH होता है और H हाइट के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ गामा WH इंटू H ये हाइट। इसको कैलकुलेट किया है तो ये हमारा W5 आ गया है सॉल्व करने पे। और ये हमारा टो से हमारा क्या होगा, बेस टो के अबाउट हमको मोमेंट लेना है, तो ये हमारा 10/3 मतलब बेस से हमारा 1/3 हाइट पर एक्ट कर रहा होगा, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हमारा अपलिफ्ट फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा, तो अपलिफ्ट फोर्स का ये यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है, इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस तरह से। अपलिफ्ट फोर्स का कैलकुलेशन ये इस तरह से बनता है फिगर इसका। तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1/W ऑफ गामा W इंटू बी इंटू एच। बी हमारी क्या है, टोटल विथ है, और गामा W ये हमको पता ही है, इंटू एच हमारा क्या है, हाइट है। तो ये हमारा अपलिफ्ट फोर्स हो जाएगा। अब अगर यहीं पे अगर ड्रेनेज गैलरी अगर प्रोवाइड कर दी जाती है और बोथ साइड हमारा अगर वाटर फिल होता है, तो उसका फॉर्मूला भी आप एक बार देख लीजिएगा क्या होता है, गामा W। अब देख लीजिएगा इसको, तो इसका फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है टोटल, और कितनी हाइट पर ये एक्ट कर रहा होगा टो के अबाउट, ये कहाँ पर मूवमेंट अपना देगा, कितनी डिस्टेंस पर, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। 8.25 ये हमारी टोटल विथ थी, इंटू अब ये यहाँ पर हमारा 2/3 पे एक्ट कर रहा होगा, तो 8.525 इंटू 2/3 हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब टोटल वर्टिकल फोर्स हमारे कौन कौन से थे, W1 + W2 + W3, ये हमारे डाउनवर्ड एक्ट कर रहे थे। ये जो वाटर प्रेशर था ये भी हमारा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था W4, लेकिन जो अपलिफ्ट था हमारा वो अपवर्ड डायरेक्शन में था। तो टोटल वर्टिकल फोर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है सबसे पहले। उसके बाद हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा केवल एक ही एक्ट कर रहा था, FH, वो हमने दिखाया है कैलकुलेट करके। उसके बाद जो रेजिस्टिंग मोमेंट्स होंगे जो टो के अबाउट रेजिस्ट कर रहे होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, रेजिस्टिंग मोमेंट। तो रेजिस्टिंग मोमेंट में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो W1 का मोमेंट, एक W2 का मोमेंट और एक W3 का मोमेंट। उसके अलावा W4 हमने क्या लिया हुआ था, W4, हाँ, ये जो वर्टिकल फोर्स मतलब वाटर की वजह से जो हमारा वर्टिकल प्रेशर लग रहा था उसकी वजह से ये W4 है हमारा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेजिस्टिंग मोमेंट्स हो जाएंगे। इसके बाद ओवर टर्निंग मोमेंट हमको कौन कौन से देंगे, जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक्ट कर रहा था वाटर की वजह से, जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर था हमारा वाटर की वजह से, वो हमारा क्या देगा, एक
ओवर टर्निंग मोमेंट देगा और अपलिफ्ट जो होगा वो भी हमारा ओवर टर्निंग मोमेंट देगा। तो ओवर टर्निंग मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिए हैं ये, इसका आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग हमारी क्या होती है, सिग्मा एम आर अपॉन सिग्मा एम नॉट। तो ये सॉल्व करने पे हमारा 1.467 आया था, जो कि हमारा 1.5 से कम था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा। इसी तरह से स्लाइडिंग के लिए हमारा जो आएगा, अगेन स्लाइडिंग भी हमको चेक करना था। तो स्लाइडिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स से कम होना चाहिए। तो ये उसका भी कैलकुलेशन दिखाया हुआ है, म्यू सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एफ एच। तो ये कैलकुलेट करने पे हमारा 1.04 आया था, जो कि वेक्टर हमारा 1 से ग्रेटर आ रहा था। तो ये हमारा सेफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक हमको डिज़ाइन करना था, जिसकी कि हमको कैपेसिटी दी हुई थी 3 मिलियन लीटर्स पर डे। डिटेंशन टाइम हमको गिवन था 4 आवर्स। वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमको गिवन थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो की डायरेक्शन में हमने सबसे पहले तो लेंथ का कैलकुलेशन कर लिया, वी एफ इक्वल टू एल अपॉन टी डी से। तो लेंथ हमारी सॉल्व करने पे आ गई थी 24 मीटर्स। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, क्यू इंटू टी डी, 3 × 10⁶ ये हमको पर लीटर मिलियन लीटर्स पर डे का दिया हुआ था, इंटू 4 आवर्स हमारा डिटेंशन टाइम था। तो ये टोटल वॉल्यूम हमारा सॉल्व करने पे आ गया था। अब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा बी इंटू एच क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम अपॉन लेंथ से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया बी इंटू एच आ गया था। इसके बाद हमने डेप्थ एज्यूम कर ली कि हमारी सेडिमेंटेशन टैंक की डेप्थ हमारी कितनी है, 3 मीटर्स है। तो यहाँ से हमारी विथ आ गई कैलकुलेट करने पे 6.94 मीटर्स है, जिसको हमने अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर्स ले लिया है। नेक्स्ट इसमें हमने बोल दिया कि 0.5 मीटर का हम फ्री बोर्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टोटल डेप्थ हमारी कितनी हो जाएगी, 3.5 मीटर्स हो जाएगी। इसके बाद हमको सरफेस लोडिंग रोड भी रेट भी फाइंड करना था। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हम डिस्चार्ज हमको पता था और लेंथ इनटू ब्रेथ से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आया 17,857 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारा रेंज में भी आ रहा है। जो हमारी रेंज होती है ओवरफ्लो रेट की, वो होती है हमारी 12,000 से लेकर के 18,000 के बीच में होनी चाहिए लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो उसके बीच में ही हमारी ये रेंज आ रही है। इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन हमने किया हुआ है वो हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा था ये एक सिंगली रेनफोर्स बीम का क्वेश्चन था, और ये हमारा वर्किंग स्ट्रेस से हमको डिज़ाइन करना था इसका। तो इसकी विथ हमको गिवन थी, डेप्थ भी पता थी, और एरिया ऑफ स्टील गिवन था। एम की वैल्यू 13.33 हमको गिवन थी। तो सबसे पहले तो ये बीम का एक क्रॉस सेक्शन हमने शो किया हुआ है। इसके बाद सबसे पहले तो इसमें हमको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमको फाइंड करनी रहेगी। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, पहले तो आप ये देख लीजिए। ये टोटल विथ हमारी क्या है, बी है, इंटू एक्स ए डेप्थ हमारी क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। तो बी इंटू एक्स ए, और ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका ये एक्स ए बाई 2 पर हमारा जो भी इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एक्स ए बाई 2 होगी। इसके बाद जो नीचे वाला हमारा टेंशन साइड में जो हमारा कंक्रीट होता है, उसको हम मान लेते हैं कि वो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, वो टेंशन में कोई रोल नहीं प्ले कर रहा होता है केवल। तो ये जो हमारा एरिया ऑफ स्टील है, सबसे पहले तो इसको हम एम इंटू ए एस टी कर देते हैं। इसको हम कंक्रीट में चेंज करते हैं, तो वो ये फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो एम की वैल्यू गिवन होती है, इंटू डी माइनस एक्स पे एक्स से इसकी डिस्टेंस है हमारी न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये हमने इक्वेट करते हुए यहाँ से एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। उसके बाद डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमारी आई थी 139.83 mm। फिर ये स्ट्रेस ट्रायंगल है हमारा, यहाँ पे सी हमारा होता है जो आउटर एज पे हमारा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारा सी होता है, और यहाँ पर ये टी ए बाई एम हमारा होता है। टी ए हमारा होता है टेंसाइल स्ट्रेस, ये हमारा जो स्टील में हमारा एक्ट हो रहा होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए हमने सी ए अपॉन एक्स ए इक्वल टू टी ए अपॉन एम अपॉन डी माइनस एक्स से यहाँ पे
सी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी थी, जो कि हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे शो की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का एक क्वेश्चन था, जिसमें कि हमको एक कैंटिलीवर बीम दी हुई थी, अपवर्ड लोड जिसमें हमारा पॉइंट सी पर एक्ट कर रहा था 10 kN का। इसके अलावा और कोई अपवर्ड फोर्स तो था नहीं, तो जो ए पे हमारा रिएक्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसको बैलेंस करते हुए डाउनवर्ड हमारा एक्ट हो जाएगा। ये तो ये हमने शो किया हुआ है आर ए को। इसके बाद मोमेंट कैंटिलीवर पे एक हमारा क्या होता है, फिक्स मोमेंट भी आएगा, तो वो मोमेंट हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सब एक्ट हो रहे थे, तो जो ए पे मोमेंट हो जाएगा वो इसको रजिस्ट करते हुए क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट पर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। अब इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको शो करना था। तो पूरी बीम पर केवल एक ही वर्टिकल लोड 10 kN का था, तो शेयर फोर्स तो हमारा पूरी बीम पर कांस्टेंट हो जाएगा 10 kN। तो ये हमने शो किया हुआ है। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ए पर हमारा क्या था, पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज हमारा 95 kN/m का था, तो ये हमने शो किया 95 kN/m का। उसके बाद ए से बी के बीच में हमारा ये जो 10 kN का है मोमेंट, वो हमारा एक्ट कर रहा होगा, तो वो हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो 10 × 4 हमारा हो गया 40। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर जो पॉइंट बी है, यहाँ पे मोमेंट 95 - 40 55 kN/m आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक मोमेंट इसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, कंसनट्रेटेड मोमेंट, तो वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज वो भी डायरेक्शन में है, तो ये हमारा वैल्यू को माइनस करने पे आ जाएगा 55 - 40, ये हमारा 15 kN/m आ गया। और उसके बाद आगे का हमारा ये ज़ीरो कैलकुलेशन हमने दिखाया हुआ है आपको, तो आप चेक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा था कॉलम का एक दिया हुआ था, जिसमें अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ कॉलम हमको फाइंड करनी थी। कॉलम का साइज़ हमको पता था, एरिया ऑफ स्टील गिवन था, और M20 Fe415 हमें दिया हुआ था, शॉर्ट कॉलम बोला हुआ था क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में हमको लेंथ ऑफ कॉलम नहीं गिवन थी, तो हम इसको पहले ही एज्यूम करके चलेंगे। नहीं तो ऐसे हम इसेंट्रिसिटी का जो फार्मूला होता है उससे कैलकुलेट करते हैं कि L/500 प्लस B और D/30, ये हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए। तो वो यहाँ पर लेंथ हमको कॉलम की गिवन नहीं थी, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली एज्यूम कर लिया है कि जो इसेंट्रिसिटी वैल्यू है हमारी वो 0.05 D से कम होगी। अगर आपको लेंथ ऑफ कॉलम गिवन होती तो आप इसेंट्रिसिटी का वो चेक लगा करके इस क्वेश्चन में दिखाते। इसके बाद अल्टीमेट लोड कैपेसिटी का फार्मूला ये हमको पता होता है, ये फार्मूला अप्लाई किया है हमने। एरिया ऑफ स्टील ये हमको गिवन था क्वेश्चन में, तो एरिया ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा, टोटल एरिया कॉलम का, जिसमें से हम एरिया ऑफ स्टील माइनस कर देंगे, और बाकी फिर ये कैलकुलेशन पार्ट है जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा एक आई सेक्शन गिवन था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करना था, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये कितना कैरी करेगा वो हमको फाइंड करना था। तो आई सेक्शन इसके आप ये देख सकते हैं कितनी इसकी डेप्थ है, कितनी विड्थ है, अलग अलग। तो सबसे पहले आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस हमारी कहाँ पर एक्ट कर रही होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो जो A1 एरिया है वो हमने फाइंड कर लिया। अब सबसे पहले हम टॉप से ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि टॉप से हमारी न्यूट्रल एक्सिस कितनी डेप्थ पर होगी। तो A1 के लिए हमारी न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगी, D/2 पे, तो वो हमारी क्या हो गई 19 mm, 38 mm टोटल डेप्थ थी, तो 38/2 हो जाएगी 19 mm। उसके बाद A2 हमारा क्या है, इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया, और ये हमारा कितनी डेप्थ पर एक्ट कर रहा होगा 38 प्लस ये टोटल डेप्थ बाई 2, 300/2, ये हमने सॉल्व करके यहाँ दिखाया हुआ है। A3 हमारा एरिया क्या हो जाएगा 150 इंटू 38, तो ये इतना आ गया है। उसके बाद ये टॉप से कितनी डेप्थ पर इसकी न्यूट्रल एक्सिस होगी, 38 प्लस 300 प्लस 38/2, अपनी डेप्थ के हाफ पे एक्ट कर रहा होगा। तो एक्स बार हमने अब टोटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3, ये कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है, 159.71 mm होता है। अब आई जो हम न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं वो हमारा क्या होता है, BD3/12। एक BD3/12 क्या होता है, इसकी ओन जो न्यूट्रल एक्सिस होती है उसके अबाउट BD3/12 होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस हमारी एक्चुअली में है कहाँ पे, इस जगह है, तो उसका हम
मोमेंट और लेते हैं, ये ए इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एरिया हमको पता है, ये एक्स बार हमारा क्या हो जाता है, जो एक्चुअल हमारी निकल के आई है न्यूट्रल एक्सिस, और जो इस एरिया का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी न्यूट्रल एक्सिस कितनी डेप्थ पे है उसका माइनस करके उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये पहले वाले का आप कैलकुलेशन देख लीजिए, 250 डेप्थ थी, 38 इसकी, 250 विथ थी और 38 डेप्थ थी, सॉरी। तो 250 इंटू 38 क्यूब बाई 12 ये तो हो गया, प्लस एरिया क्या हो जाएगा 250 इंटू 38 इंटू एक्स बार। एक्स बार क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आई है 159.71 माइनस जो ऊपर वाला A1 एरिया था उसकी हमारी न्यूट्रल एक्सिस थी 19 mm पे, तो वो हमने माइनस करके उसका स्क्वायर कर दिया है। इसी तरह से A2 का हमने ये कैलकुलेशन दिखाया है, A3 का ये कैलकुलेशन दिखाया है। इसको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो आई हमारा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ये आ गया है सॉल्व करने पे। उसके बाद सेक्शन मॉडुलस हमारा क्या होता है, आई एक्सेस अपॉन वाई मैक्स। तो वाई मैक्स हमारा टोटल डेप्थ हमारी कितनी थी 376 mm थी, जो न्यूट्रल एक्सिस हमारी टॉप से थी वो हमारी आई थी 159.71 पे। तो हमारी वाई मैक्स जो हो जाएगी वो हमारी बॉटम से आएगी कैलकुलेट करने पे। तो वाई मैक्स हमने 376 में से 159.71 माइनस करके बॉटम से डेप्थ निकाल लिए वाई मैक्स, और उसके बाद हमने सेक्शन मॉडुलस सॉल्व करके दिखा दिया है। इसके बाद बेंडिंग में हमको ये फार्मूला पता होता है, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई। तो एम इक्वल टू यहाँ से कितना मैक्सिमम मोमेंट ये कैरी कर सकता है ये हमने सॉल्व करके दिखा दिया है। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन इसमें आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का भी था, तो वो क्वेश्चन को हमने इसमें कंसीडर नहीं किया है क्योंकि वो अपने प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व करके उसको दिखा चुके हैं। तो आप उस क्वेश्चन को आप उस वीडियो से पिछले 2018 वाले सॉल्यूशन से रेफ़र कर सकते हैं। सो बहुत से लोग एक ये भी बोल रहे थे कि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए, तो वो सॉल्यूशन का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारा वो हम इस वीडियो के पिन कमेंट में ही इस वीडियो में पिन कर देंगे। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे 2017 और 2018 के भी एसएससी जेई के सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो एसएससी का मेंस देने जा रहे हैं। थैंक यू गैस।